शुरू करन तो पहला ये ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक है ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ कि ये पाइल्स रिलीफ डिवाइस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, what is the scope of piles relief device in COVID-19? So I will start. First of all, welcome you all. Thank you for sparing time to come over here and listen me. I will try to cover everything which a proctologist needs. So to start with, there are general few things which you need to follow. Stay home, stay safe, follow social distancing, use sanitizer or hand wash, use mask. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप मास्क अकेला यूज करते हो तो 99% आपके जो चांसेस हैं आपको कोविड होने के, वो आप उससे बच जाते हो। तो आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मास्क है, और उसके पैरेलल जो इम्पोर्टेंट आप मान सकते हो वो हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश है। तो अब हम, ये तो बात होगी जनरली, आपने बहुत बार सुन लिया। तो अब मैं बात करता हूँ सारी प्रोक्टोलॉजी रिलेटेड। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि जो हमारी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उसने हमें कहा है कि जो स्टूल टेस्ट है वो पेशेंट के ऑपरेशन से पहले जरूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि कोविड-19 का वायरस जो है वो स्टूल में भी बहुत पाया जाता है, और रेदर उसकी प्रोबेबिलिटी स्टूल में ज्यादा होती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि सर्जरी को धीरे धीरे सर्जरी कम हो रही है। एनोरेक्टल में ऑलमोस्ट कोई सर्जरी नहीं हो रही है, इमरजेंसी को छोड़ के। अब ऐसे ही जो जनरल सर्जरी है उसमें जो पेरिटोनियल, just a minute, few more participants are there, let us admit all. तो जो जनरल सर्जरी है उसमें आपको पता होगा कि जो पेरिटोनियल फ्लूइड है, जो हमारा एनल्स ऑफ सर्जरी है, उसमें ये बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि जो हमारा पेरिटोनियल फ्लूइड है उसमें SARS-CoV-2 की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, मोर देन इवन आपके जो पुट्टम में या एरोसोल के थ्रू फैलता है उससे भी ज्यादा है। तो सर्जरी तो ऑलमोस्ट आज की डेट में इलेक्टिव सर्जरी बंद हो चुकी है और कोई करेगा भी नहीं, और इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की। क्योंकि अगर आपका एक भी पेशेंट कोई पॉजिटिव होता है तो आपको पता होगा कि उसकी मोर्टेलिटी 20% है। अगर आपने 100 सर्जरी की और 100 कोविड के पेशेंट है तो 20 की डेथ हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की। क्योंकि इन द कोर्ट ऑफ लॉ यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव कि आपने वो सर्जरी की ही क्यों। यू विल नॉट हैव एनी वैलिड रीजन। सो आइडियली इलेक्टिव सर्जरी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो सर्जरीज आज की डेट में हो रही हैं वो सारी वो हैं जो इमरजेंसी हैं, और ऑफ कोर्स वो इमरजेंसी कल को प्रूव भी होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी थी। सपोज आप किसी भी सर्जरी को इमरजेंसी लिख देते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि क्योंकि कल को आप उसको प्रूव नहीं कर सकोगे। तो another point which I want to highlight is so surgery is going to be very very less. तो आपको ये समझना है कि अब सर्जरी नहीं हो सकती। कितनी देर नहीं हो सकती है, ओनली गॉड नोज। OGK, ओनली गॉड नोज। कुड बी 3 months, कुड बी 6 months और कुड बी 1 year। तो इलेक्टिव सर्जरी को हमको सब लोगों को पोस्टपोन करना पड़ेगा। नाउ देयर वाज ए पर्सन, जो आज की डेट में मार्केटिंग है वो कोविड बेस्ड मार्केटिंग है। तो आप कोई भी चीज है आप कहोगे कि हम कोविड में इसका स्कोप ज्यादा है तो उसी की वैल्यू है। तो पीपल आर मार्केटिंग देयर हॉस्पिटल इन दिस एरा कि हम लोग ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ड्यू केयर ऑफ द पेशेंट, हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं। Same way you can market your hospital very well that you are using piles relief device to cure the patient, not surgery. And for sure many people will start coming to you because everybody wants a substitute to surgery. Next, जो हमारे लंदन में एक renowned surgeon थे, he once said a normally functioning anus is one of the most unappreciated gifts of God.
कोई भी ऐसे तारीफ नहीं करता कि मेरी एनल कैनाल बिल्कुल ठीक है, तो उसके अप्रिशिएट कोई बंदा नहीं करता। पर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, क्योंकि किसी को 2 दिन 3 दिन पॉटी नहीं आए तो उसको पता होता है कि वो उसको क्या लगता है या उसके साथ क्या बीतती है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट पाइल्स। पाइल्स की 4 स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो हम सबको पता है, आप सारे ऑलमोस्ट प्रोक्टोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ग्रेड 1 में कोई प्रोलैप्स नहीं होता, ब्लड वेसल्स होती हैं। ग्रेड 2 में प्रोलैप्स होता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है पर अपने आप रिड्यूस हो जाता है। ग्रेड 3 वो होता है जब नीचे आता है पर आपको उसको पुश करना पड़ता है, और पुश करने से वो जो पाइल मास है वो अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 4 होता है जब आप उसको पुश ही नहीं कर सकते। उसके बाद ये सब मैं बहुत जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द मेन पॉइंट। तो सिम्टम्स क्या है पाइल्स के? स्वेलिंग होगी, लंप होगा, एनल इचिंग होगी, ब्लड आएगा, म्यूकस डिस्चार्ज होगा, कभी कभी उस एरिया में पेन भी होगा। तो बेसिकली वन शुड अंडरस्टैंड कि जो पाइल्स है एक ब्लड वेसल की डिजीज है, जिसमें अगर आप इसको टेक्निकली कहो तो जो एनल कुशंस हैं उसमें अडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो अब फाइनली वी आर कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। पाइल्स के ट्रीटमेंट में आपके पास मेनली जो बात चलती है, 2 ही ऑप्शन होती हैं, एक मेडिसिन और दूसरी सर्जरी। तो मेडिसिन से मोस्टली लोगों को फायदा होता नहीं है, और सर्जरी में उसको डिसेक्ट करना पड़ता है हेमोरॉइड्स को, और वहां पे अल्सर्स हो जाते हैं, तो आप नॉर्मल एनल कुशंस को निकाल देते हो। तो नॉर्मल एनल कुशंस को जब आप निकाल देते हो, तो उनको निकालने के बाद ऑफ कोर्स एनल कुशंस का एक काम कॉन्टिनेंस को मेंटेन करना भी होता है। तो वो भी जो काम है वो नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो जो जीएमएस पाइल्स रिलीफ डिवाइस है, इससे आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के ऑफ कोर्स पाइल्स को ठीक कर सकते हो। वी हैव डन ट्रायल्स ऑन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इवन ग्रेड 4। it requires patience of the doctor and patience of the patient, and of course you can reduce grade 4 hemorrhoids, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली भी नेचर का हीलिंग प्रोसेस है, फाइब्रोसिस होता है। अब मैं आपको ना क्विकली प्रोक्टोस्कोपी करनी सिखाता हूँ। मैनी डॉक्टर्स वांट टू नो, टू अंडरस्टैंड कि प्रोक्टोस्कोपी का आइडियल मेथड क्या है। So there is a short video. This is not my video. I borrowed it from someone, but will be very helpful to explain. तो पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज होते हैं। तो दीज आर ऑल प्रोक्टोस्कोप, डिफरेंट साइज। ऑफ कोर्स बच्चे के लिए डिफरेंट होगा, बड़े के लिए डिफरेंट होगा। ये इसकी नॉर्मल लेंथ प्रोक्टोस्कोप की 7 सेंटीमीटर होती है, और इसके जो एजेस हैं वो हमेशा राउंडेड होने चाहिए, क्योंकि अगर शार्प होंगे और अनफॉर्चुनेटली ट्रोकार प्रॉपरली नहीं है तो उससे इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। तो हमेशा आपको प्रोक्टोस्कोप को यूज करते हुए ये बात ध्यान देनी है, देखना है कि उसके एजेस कॉनिकल हैं और कहीं ऐसा तो नहीं राउंडेड है या शार्प है, तो उस प्रोक्टोस्कोप को बिल्कुल यूज नहीं करना। और नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते, कुछ देर के बाद सारे प्रोक्टोस्कोप खराब हो जाते हैं, क्योंकि जेली लग लग के वहां रस्ट लग जाता है और फिर वो शेड ऑफ हो जाते हैं। लाइटेड प्रोक्टोस्कोप्स आर ऑलवेज बेटर। फिर एक सिम स्पेकुलम होता है। सिम स्पेकुलम एक तो नॉर्मल स्पेकुलम है, एक मॉडिफाइड होता है। इसमें लाइट अटैच कर सकते हो, आप टॉर्च भी यूज कर सकते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली पॉइंट इज विजन शुड बी क्लियर। आपने एनल एरिया को शॉवर से क्लीन किया, ये हर माइनर ओटी में होना चाहिए शॉवर। एग्जामिनेशन के लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वो लेफ्ट लेटरल है। लेफ्ट लेटरल एक्सटेंडेड हो तो दोनों लेग्स को जब फोल्ड करते हैं तो वो जो मॉडिफाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन कहते हैं। अब आपने जेली लगाई, पेशेंट को कहा कि बाहर की तरफ जोर लगाइए। पेशेंट ने बाहर की तरफ जोर लगाया तो यू कैन इजीली ग्लाइड योर फिंगर इनसाइड विदाउट एनी पेन। अब ऐसे ही आपने फिर से कहना है पेशेंट को, आप बाहर की तरफ जोर लगाए एंड यू नीड टू पुट योर प्रोक्टोस्कोप इनसाइड। जब आपने पूरा प्रोक्टोस्कोप अंदर चला गया तो धीरे से आपको ट्रोकार को निकाल देना है। अब वेरी स्लोली यू नीड टू टेक आउट द प्रोक्टोस्कोप, ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर तो नॉर्मल पाइल्स हैं तो आपको दिख जाएंगे वो एनल कुशन फूले हुआ, और समटाइम्स उसमें अल्सरेशन होती हैं तो हमको पता चल जाएगा कि अल्सरेशन है या म्यूकस डिस्चार्ज आ रहा है, तो ऑफकोर्स वहां पे
कोलाइटिस हो सकता है पेशेंट को, आईबीएस हो सकती है, सॉलिटरी रेक्टल सिंड्रोम हो सकता है. वेरी शॉर्टली विल कम टू दैट. क्विकली वी आर मूविंग. Now I come to anal fissure. Anal fissure is a small tear in the anal canal. Anal fissure normally दो तरीके का होता है, एक acute और एक chronic. जो acute fissure होता है, जैसे जख्म हुआ, जो उसको normal कहते हैं acute fissure. और अगर जख्म बहुत पुराना है तो उसको chronic बोलते हैं. उसमें आप देख रहे हो सेकंड पिक्चर में hypertrophied anal papilla भी होते हैं, skin tag भी होता है. और नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं कि फिशर के इलाज के लिए जो सिम्टम्स हैं फिशर के क्या होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है पेन. पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होती है, खारिश होगी, ब्लीडिंग होगी, बर्निंग होगी. और इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब आगे ट्रीटमेंट फिशर का दो तरीके से हो सकता है, सर्जिकल एंड कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मेडिसिन से होता है. सर्जिकल में नॉर्मली हम लोग जो सर्जरी करते हैं, आज की डेट में जो एसोसिएशन ऑफ कोलोन एंड रेक्टल सर्जन की तरफ से रिकमेंडेड है वो LAS है, लेटरल एनल स्फिंक्टरोटमी, जिसमें हम इंटरनल स्फिंक्टर को थोड़ा सा काट देते हैं. पर जो पाइल्स GMS रिलीफ डिवाइस है, इसमें कोई स्फिंक्टर कटिंग नहीं है. तो ऑफ कोर्स इससे आप किसी भी फिशर को बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर सकते हो. तो करंटली आई विल से पाइल्स और फिशर के लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज पाइल्स रिलीफ डिवाइस. So many people have joined this webinar. I'm thankful to everyone. Again, I repeat, they have all spared their time, valuable time to listen me. I hope I will be able to justify at the end कि उन्होंने मेरी बात सुनी. Now we'll see a video. Kindly इसको बड़ा ध्यान से सारे इस वीडियो को. तो इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि बवासीर या पाइल्स एक ऐसी डिजीज है, कोई किसी को बताना नहीं चाहता कि मेरे को बवासीर है. इवन अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो मतलब उस पेशेंट की डेथ होने के बाद भी वो ये नहीं चाहते कि उसके नाम के साथ बवासीर जुड़ जाए. तो पाइल्स इज ए डिजीज जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है. तो हमको इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें जिससे पेशेंट को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करनी पड़े, तो ऑफ कोर्स वो जो ट्रीटमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी ए बिग हिट. अब नाउ आई विल कम बैक क्विकली टू एनल स्टेनोसिस. एनल स्टेनोसिस क्या होता है? जब पॉटी का रास्ता टाइट हो जाए, इतना टाइट हो जाए कि आपकी एक लिटिल फिंगर भी उसमें नहीं जा सकती है. ये बच्चों में भी बहुत कॉमन है और एडल्ट्स में भी बड़ा कॉमन है. एडल्ट्स में तो ये मोस्टली सर्जरी के बाद हो सकता है, ओवर कटिंग हो गई या कोई केमिकल आपने ऐसा लगा दिया या कुछ, देयर आर लॉट ऑफ रीजन. पर एनल स्टेनोसिस में नॉर्मली अगर आप उसको प्रॉपरली डायलेट कर देते हो, डायलेट करने के बाद यू स्टार्ट यूजिंग दिस GMS पाइल्स रिलीफ डिवाइस, तो उसके रिजल्ट अमेजिंग है. दिस प्रैक्टिकली वी हैव सीन, क्योंकि उससे कुछ देर के बाद जब दोबारा से वुंड हील होता है एनल स्टेनोसिस में सर्जरी के बाद, तो मैनी टाइम्स स्टेनोसिस रिकर कर जाता है. पर अगर आप उसको डिवाइस दे देते हैं तो ऑफ कोर्स ये रिकर नहीं करता. अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक क्वेश्चन है जो आपकी साइड से मैं पूछ लेता हूँ, एक नॉर्मल डायलेटर और पाइल्स रिलीफ डिवाइस में क्या फर्क है? देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. नॉर्मल डिवाइस में कोई कूलेंट नहीं होता, तो ऑफ कोर्स उसको इंट्रोड्यूस करना पेनफुल रहता है. पाइल्स रिलीफ डिवाइस बीइंग ए कूलेंट डिवाइस, उसको इंसर्ट करना बहुत ही कंफर्टेबल होता है और पेशेंट को यूज करने के बाद बहुत रिलीफ मिलता है. Another is, you know, now we'll quickly go to ulcerative colitis. Ulcerative colitis is a very common disease in India now. पहले ये यूरोप में डेवलप्ड कंट्रीज में होती थी. इसमें कोलोन में छोटे छोटे हजारों जख्म हो जाते हैं. तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी पाइल्स और फिशर बहुत कॉमन है, पर इसमें सर्जरी नहीं की जा सकती. मैक्सिमम केसेस में आपको कोई अल्टरनेट ढूंढना होता है, वो भी मेडिसिन नहीं होना चाहिए. तो जैसे इस पिक्चर में देखिए छोटे छोटे बहुत सारे जख्म हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की. इस पिक्चर के अंदर आप देखो कितने छोटे छोटे जख्म. तो इसमें आप जो पाइल्स रिलीफ डिवाइस है ये बहुत ही इफेक्टिव है, कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती. यू कैन यूज दैट. नाउ सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम, एक छोटा सा जख्म हो जाता है एनल कैनाल में. ये बहुत पेनफुल होता है और पेशेंट इज वेरी अनकंफर्टेबल इन कोलोनोस्कोपी. और अगर आप प्रोक्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं तो उसमें भी समटाइम्स यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये सॉलिटरी रेक्टल अल्सर है. इसका मैक्सिमम केसेस में कारण ये होता है
कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो अपनी फिंगर के साथ स्टूल को निकालने लग जाता है, उससे वो इंजरी खुद ही क्रिएट कर देता है। जब हम उसको ये डिवाइस देते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है और नॉर्मली बहुत जल्दी से वो हील हो जाता है सॉलिटरी रेक्टल अल्सर विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। दिस इज वेरी इफेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप डिवाइस को इंसर्ट करते हो तो नेचुरली आपको एक रिफ्लेक्स प्रोवोक होता है जिससे कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर आप सबको एक रफली एक आइडिया देना चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग बात करते हैं 1000, 2000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़। कॉन्स्टिपेशन अकेले की मार्केट $400 मिलियन है ईयरली। तो इतनी बड़ी मार्केट है कॉन्स्टिपेशन की। हर दूसरा आदमी कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है इंडिया में। फॉर दोज ऑल्सो दिस डिवाइस इज वेरी यूजफुल एज यू आर नॉट गिविंग। आप कोई भी दवाई देते हो उसका पर्पज होता है पेरिस्टाल्सिस को प्रोवोक करना। अब वो चाहे आप लेक्टुलोज दे दो, चाहे क्रेमाफिन दे दो, कुछ भी दे दो, जो ये डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली पेरिस्टाल्सिस को प्रोवोक करता है। जब हमारा रेक्टम फुल होता है तो वहां से हमें सिग्नल आता है कि हमें स्टूल पास करना है। जब आप इस डिवाइस को लगाते हो तो उससे ऑटोमेटिकली वो सिग्नल प्रोवोक हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। मैनेजमेंट क्या होती है कॉन्स्टिपेशन की? नॉर्मली कि आप ज्यादा पानी पियो, एक्सरसाइज करो, ड्रग थेरेपी लो, बट अबव ऑल ये सारी प्रिकॉशंस तो आपको कर लेनी ही चाहिए, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, साथ में आपको ये डिवाइस को यूज करना चाहिए। नाउ आई विल टेल यू अबाउट सम कॉन्सेप्ट्स जो हमने डेवलप किए हैं। एक हमारा कॉन्सेप्ट है स्वीट। आई विल क्विकली गो थ्रू इट। ओके, ऐसे सीजनल फ्रूट आप खाइए, जो मौसम का फल है वो खाना है। 10 से 12 गिलास पानी पीना है। खाना हमेशा बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाना है आपको। खाना हमेशा स्लो खाना है, कभी भी जल्दी में खाना नहीं खाना। खाना लिमिटेड खाना है, आपको कभी भी अपनी भूख से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा कम खाना चाहिए, उससे वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। टाइमिंग ऑफ फूड शुड बी प्रॉपर, हमेशा खाने का समय निश्चित होना चाहिए, उससे काफी बेनिफिट होता है डाइजेशन में। और ऐसे सॉफ्टन योर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वॉलिंग, जब आप च्यू करते हो प्रॉपरली तो वो खाना हमेशा अच्छे से पचता है। इसका नाम हमने स्वीट्स इसीलिए रखा है कि ये इजीली रिमेम्बर कर सकते हो आप इसको, एंड यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन गाइड योर पेशेंट्स आल्सो। नाउ देयर इज ए कॉन्सेप्ट मैप्स। ये हमने यौगिक एक्सरसाइजेस पे एक बनाया है कि जैसे मत्स्यान, जो मत्स्यासन होता है या मल्लासन होता है, या अश्वकंचुकी क्रिया है, या पवन मुक्तासन है, या शीर्षासन है। ये 4 एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो पाइल्स की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है, और अगर किसी को पाइल्स हो वो भी ठीक हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अश्विनी मुद्रा। जैसे घोड़ा जब 40 पास करता है तो एक एक्सरसाइज करता है, कभी स्पिंटर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी रिलीज करता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी रिलीज करता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करते हो और जो स्पीड्स कॉन्सेप्ट में हमने बताया है उसको फॉलो करते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम। नाउ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिसको डेवलप करने में हमें बहुत टाइम लगाया, एंड वी मेड द नेम वेरी इजी सो दैट एवरीवन कैन रिमेंबर, दैट इज नेस्ट। ये कॉन्सेप्ट है आपको टॉयलेट की हैबिट सिखाने के लिए, आपके बच्चों को, आपको, आपके पेशेंट्स को। एन से है नेचर कॉल अंडरस्टैंडिंग। आपको टॉयलेट तभी जाना है जब आपको पूरा प्रेशर है, आपको नेचर की कॉल महसूस हो रही है, तभी जाना है, और अगर प्रेशर नहीं तो आपको कभी नहीं जाना। सेकंड ई से है इनफ फाइबर। आपको हमेशा खाने में प्रॉपर फाइबर लेनी है और एब्डोमिनल एक्सरसाइज करनी है। एब्डोमिनल एक्सरसाइज कैसे करनी है? जैसे आप कोमोड पे बैठे हो, एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचा, रिलीज कर दिया, अंदर की तरफ खींचा, रिलीज कर दिया। ऐसे है सिट्स बाथ। सिट्स बाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आपको कोई भी एनोरेक्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप सिट्स बाथ लेते हो तो उससे काफी हद तक उस प्रॉब्लम में रिलीफ मिलता है आपको। टी से है टाइम इन टॉयलेट। देखिए, जितना आपको यूरिन करते हुए टाइम लगता है उतना ही टॉयलेट में लगना चाहिए, आइडियल टाइम यही होता है। तो वो टाइम 3 से 5 मिनट है, नॉट मोर देन दैट। एस से लास्ट स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन जो कि इंडियन जो कमोड था या इंडियन जो सीट थी, टॉयलेट सीट,
उसमें हम स्क्वेटिंग में बैठते थे, और वेस्टर्न कमोड में हमारी पोजीशन जस्ट लाइक सिटिंग होती है, पर स्क्वेटिंग पोजीशन में यू पास द स्टूल वेरी कंफर्टेबली। वो पोजीशन हमेशा बेहतर थी, पर बिकॉज ऑफ जॉइंट पेन्स एंड ऑल दैट और वेस्टर्नाइजेशन, हम लोगों ने ये इंग्लिश कोमोड को अडॉप्ट कर लिया। अब क्या है कि अगर आप इंग्लिश कोमोड के आगे एक स्टूल रख लेते हो तो आपकी स्क्वेटिंग पोजीशन ही बन जाती है, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। नाउ जो एट द एंड वी वांट टू कम टू ए वीडियो जिसमें हम आपको इस डिवाइस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। The concept is we have given one box to each and everyone. I hope you received your box. Dr. Sanjeev, मिल गया तो डब्बा? सर आप The concept is that we want to tell you it's a very effective product, और जो आज की डेट में जो पोजीशन है, जैसे कोविड है, लोग मूव नहीं कर रहे अपने घरों से, एवरीबडी इज स्टेइंग एट होम, तो उस सिचुएशन में कोई भी जो होम केयर सॉल्यूशन है दैट इज गोइंग टू हिट, और ये दिस इज द ओनली होम केयर सॉल्यूशन जो आप यूज कर सकते हो और अपने पेशेंट को रिलीफ दे सकते हो, और कोई भी ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर ओपन टू दैट। डॉक्टर संजीव, हाँ तुसी पूछो सर। सर क्लियर है कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच जस्टिफाई सर। कर पाया। थैंक यू टू यू डॉक्टर संजीव। विल बी इन टच, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਚ ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੀਲ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਯੂ, ਐਂਡ we'll keep on doing something or the other thing. Thank you very much for watching. ओके सेमिनार करते रहा करो सर कभी कभी। श्योर। हाँ जी जरूर सर, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ। सर प्राइस ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ 20,000 25,000 ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, और डाइट दी रिकमेंडेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੀਟ कॉम्प्लेक्स से फॉलो करवाओ एंड पेशेंट विल गेट रिड ऑफ। नहीं रिजल्ट तो सर ठीक है, रिजल्ट तो ठीक है, बस कॉस्ट तो कई बार ਭਜਦਾ पेशेंट। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਸਗੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਫੋਰਡ, ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। डॉक्टर साहब ऐसा है जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है ना वो कस्टमर प्रेफर करता है मेडिसिन, बट जो किसी ने रिकमेंड करता ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਬਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ। एक्चुअली ਇਹਨੂੰ ਵਰਸਸ ਸਰਜਰੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ USB ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਨ ਅਗਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ USB ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੈਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਇੰਗ ਐਨੀ ਕਾਸਟ। ਔਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਚ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਟੂ ਕਸਟਮਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਕਸਟਮਰ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਕਟੋਸਕੋਪੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਕਟੋਸਕੋਪੀ ਤਾਂ एवरीवन कैन डू। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। डन है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।